हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तक पढ़ा था और मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि आपको एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना था कि इज इट इनवेरिएंट और नॉट इनवेरिएंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था। तो गैलीलियन ने ही हाइपोथेसिस दी थी, ईथर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने ये कंसीडर किया था। उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया था कि वेव प्रोपागेशन के लिए हमेशा एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि साउंड वेव के लिए हमें एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। साउंड वेव वैक्यूम में हमें साउंड वेव ट्रैवल नहीं करता है। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। उसी तरह से उन्होंने ये बोला कि पूरे स्पेस में ऑल ओवर दिस यूनिवर्स एक मटेरियल मीडियम है जिसको उन्होंने नाम दिया था ईथर। ईथर जो है उसका ग्रीक मीनिंग होता है गॉड ऑफ लाइट। तो उनका मानना ये था कि ईथर जो है वो प्रोपागेट मतलब लाइट जो है वो ईथर के वजह से प्रोपागेट करता है। मीन्स हमारा स्पेस जो है वो वैक्यूम नहीं है, वहाँ कोई ना कोई मटेरियल मीडियम है। तो अगर ऐसा है तो अर्थ का और ईथर का कोई एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए और उस रिलेटिव मोशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा होता है, ये हाइपोथेसिस अगर सच होता तो हमें क्या मिल जाता? हमें एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया। तो अगर ऐसा होता तो हमें एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता और हम सारे रिलेटिव मोशन को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही एक्सप्रेस कर देते हैं। वी कैन एक्सप्रेस ऑल मोशन रिलेटिव टू दिस फ्रेम। जितने भी मोशंस होते हैं हम उसको उससे रिलेट कर देते और हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स कर लेते। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स नहीं होता है, वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। बट अगर ये ईथर हाइपोथेसिस सक्सेस हो जाता तो हमारे पास एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता। पर जब ये चीज़ किया गया तो ये देखा गया कि जो हमारा ईथर हाइपोथेसिस है वो फेल हो गया। मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ ईथर कुड नॉट बी डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि हाँ, मतलब हमें एविडेंस ही नहीं मिल पाया कि ईथर है पूरे स्पेस में या कहीं भी। यही ईथर हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए माइकलसन मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट 1887 में किया गया था। 1887 में माइकलसन और मॉर्ले दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया था। ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से, आप आराम से इसको सुनो। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ मैंने एक स्लिट लगा दिया, यहाँ मैंने एक स्लिट लगा दिया और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो यहाँ से पास हुआ। यहाँ हमारे पास एक ग्लास प्लेट है जिसको हमने पार्शियली सिल्वर्ड कर रखा है। यहाँ एक ग्लास प्लेट है, इसको कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट कहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कहते हैं। यहाँ एक मिरर रखा हुआ है। ये जो ग्लास प्लेट है ये 45 डिग्री पे टिल्ट है और सेम ये जो ग्लास प्लेट है वो भी 45 डिग्री पे ही टिल्ट है। ये आपके हॉरिजॉन्टल पे ये जो एंगल है दिस इज़ 45 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री।
यहाँ एक मिरर लगा हुआ है M1 और इसके जस्ट ऊपर M2। ये दोनों जो लेंथ हैं AC एंड AD आर इक्वल। यहाँ ऑप्टिकल पाथ लेंथ L2 एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ L1 लिखा हुआ है, बट आगे हम ये कंसीडर करेंगे कि L1 इज इक्वल टू L2। ना ये एपरेटस जो है वो हमारा अर्थ पे है, ये एपरेटस हमारा अर्थ पे है और अर्थ मूव कर रहा है, इसीलिए v वेलोसिटी से ईथर ड्रिफ्ट, मतलब ईथर स्टेशनरी है पर अर्थ चूँकि मूव कर रहा है, इसलिए हमने ये देखा है, ये कंसीडर किया है कि जो हमारा एपरेटस है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ईथर जो है हमारा वो स्टेशनरी है, वो कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको S और S डैश फ्रेम के बारे में बताया था, वैसे ही यहाँ पे जो हमारा एपरेटस है वो S डैश फ्रेम है और जो हमारा ईथर है वो S फ्रेम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो है वो यहाँ स्लिट से पास हुआ, पास होने के बाद ये ग्लास प्लेट ए पे टकराया। ग्लास प्लेट ए जो है वो पार्शियली सिल्वर्ड है, तो कुछ पोर्शन इससे ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पोर्शन इससे रिफ्रैक्ट होके 90 डिग्री पे ऊपर की ओर चला जाएगा, अपर डायरेक्शन में ये चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के फिर यहाँ जो मिरर है उससे टकराएगा। चूँकि ये 90 डिग्री पे किसी मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, तो सेम उसी डायरेक्शन में वो वापस हो जाएगा और वापस होने के बाद फिर से इस मिरर के पास आएगा, फिर से इस सिल्वर ग्लास प्लेट के पास आएगा और यहाँ भी ये ऊपर जाने के बाद सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। अब हमारे पास यहाँ एक टेलीस्कोप है, यहाँ हमारे पास टेलीस्कोप है, तो यहाँ जैसे ही ये दोनों मीट होंगे यहाँ पे हमें फ्रिंजेस दिखेंगे, यहाँ पे हमें फ्रिंजेस दिखेंगे और यहाँ हमें एक पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ठीक है, हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ना। उस डायग्राम को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। हाँ, और कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये जो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये लाइट के मीडियम को कंपनसेट कर रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइट है ये यहाँ से इसको पास करते हुए आगे निकल गई, तो ये ग्लास के अंदर कितने बार गई, एक बार। ये जो लाइट है ये अंदर गई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके फिर ये बाहर निकली, तो 1 2 और फिर ये नीचे आते हुए एक बार और इससे ट्रांसमिट हुई, एक बार और इससे, यानी कि ये जो लाइट है मीन्स जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ L2 ट्रैवल कर रहा है वो लाइट 3 टाइम्स ग्लास प्लेट से गुजर रहा है। बट ये जो लाइट है वो एक बार ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद यहाँ आई, फिर वापस आई और यहाँ पे सिल्वर सरफेस से टकरा के ही यहाँ वापस टेलीस्कोप में चली गई। तो ये सिर्फ एक टाइम के लिए है, एक टाइम के लिए ही ग्लास प्लेट को पास कर रही है। तो दूसरा वाला जो लाइट था जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ L2 ट्रैवल कर रहा है वो 3 टाइम, और ये जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ L1 ट्रैवल कर रहा है वो 1 टाइम कर रहा है। इसी वजह से इन दोनों को सेम सिचुएशन, सेम मीडियम देने के लिए ही यहाँ एक कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट लगाया जाता है, जो कि सेम मटेरियल होता है। इसका मटेरियल और इसका मटेरियल सेम होता है। इन दोनों के बीच का, इन दोनों का एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से भी सेम होता है। अब क्या होगा, ये एक बार ट्रैवल किया, दूसरी बार ट्रैवल किया और फिर वापस लौटते समय तीसरी बार ट्रैवल किया। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ L2 के लिए भी 3 टाइम और ऑप्टिकल पाथ लेंथ L1 के लिए भी
ऑप्टिकल पाथ लेंथ L1 के लिए भी 3 टाइम। अब समझ में आया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट्स। नाउ एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो डायग्राम पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ना द वेलोसिटी ऑफ एपरेटस अर्थ पे है, तो इसीलिए अर्थ का हम रिलेटिव टू ईथर इज वी इन द डायरेक्शन ऑफ AC। मैंने पहले ही बता दिया कि वो v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग AC इज इक्वल टू C माइनस V, क्योंकि लाइट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ मूव कर रहा है, इसीलिए C माइनस V। आपने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट माइनस स्पीड ऑफ एपरेटस। ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट वाइल रिटर्निंग, जब वो रिटर्न हो रहा है, मतलब C से A। आप डायग्राम एक बार देखना चाहते हो, आप डायग्राम जब A से C में गया तो C की डायरेक्शन भी मतलब लाइट वेव की डायरेक्शन भी सेम ही है। V के डायरेक्शन में ही लाइट वेव मूव कर रहा है, ये V के डायरेक्शन में ही लाइट वेव मूव कर रहा है, और V के डायरेक्शन में ही C मूव कर रहा है, इसीलिए C माइनस V। उसी तरह जब ये C to A आएगा, जब ये C to A आएगा, तो फिर ये क्या होगा, C वेलोसिटी इधर हो जाएगी। और आपको पता है कि जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, जो डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, C प्लस V। ना let AC is equal to AD is equal to L, which is L1 is equal to L2 is equal to L। हमने कंसीडर कर लिया कि जो मिरर M1 था और जो मिरर M2 था, उन दोनों का जो सिल्वर ग्लास से डिस्टेंस था वो सेम है। तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन बाय लाइट A to C इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हो गया डिस्टेंस आपका L और स्पीड C माइनस V। Now time taken from C to A is equal to distance or speed, distance or velocity. Now therefore total time taken TL मैंने लिखा है longitudinal wave के लिए, तो total time taken is equal to, इन दोनों का ऐड कर देंगे, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। आपका ये होमवर्क है कि इसको अपने घर में भी अभी कॉपी पे एक बार इसको ऐड करके पॉज कर लो वीडियो, और इसको भी ऐड करके देखो कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बता दिया। ना फॉर रे मूविंग अपवर्ड फ्रॉम A to D। अब इस डायग्राम को, इस फिगर को आप अच्छे से देखिए। अभी जब वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, जब हमारा एपरेटस वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम T डैश पे क्या होगा, अगर T इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था A आपका ग्लास प्लेट, तो T डैश पे ये T इज इक्वल टू T1 पे ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच गया A डैश। उसी तरह से जो यहाँ मिरर था C, वो यहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा विच इज C डैश। और उसी तरह से जो यहाँ मिरर था D, वो यहाँ पहुँच जाएगा D डैश। तो बेसिकली लाइट कैसे ट्रैवल किया, लाइट ये वाला पाथ, ये जो डॉटेड पाथ है, वो पाथ लाइट ने फॉलो किया।
ऊपर जाते हुए ऐसे और फिर नीचे जाते हुए ये पाथ उसने फॉलो किया ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्रॉम ए टू डी। तो ए डी डैश यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, सी वेलोसिटी से लाइट मूव कर रही है, और सी वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है लाइट तो c इंटू टी इज योर डिस्टेंस, c इंटू t1, एंड डी डैश मीन्स दिस इज डी डैश। तो इन दोनों के बीच में क्या, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है एट टाइम t1, तो इसीलिए vt1। ना टोटल पाथ ऑफ द रे अंटिल इट रिटर्न्स टू ए, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में उसका टोटल पाथ क्या हुआ, ए डी डैश ए डैश। देखिए डी डैश लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा डी से, ठीक है। तो ये ए डी डैश ए डैश, ए डी डैश ए डैश, तो इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ए डी डैश और डी डैश ए डैश। ये हमने लिख दिया ए डी डैश प्लस डी डैश ए डैश। आप ये जो है चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स यूज करके हम ये कह सकते हैं कि ए डी डैश इज इक्वल टू डी डैश ए डैश। आप चाहें तो इसको घर पे रफ कॉपी में इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो ए डी डैश इज इक्वल टू डी डैश ए डैश, इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया टू ए डी डैश। ना ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए डी डैश की वैल्यू निकालिए। ये आपका होमवर्क है, मैं लिखूंगी बाद में। आपको क्या करना है, ए डी डैश का वैल्यू निकालना है। मैंने डायरेक्ट आपको फाइनल वैल्यू लिख के दिया है। आपका टी डैश निकल के आएगा L इंटू रूट ओवर सी, L डिवाइडेड बाई रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। Now therefore total time is equal to 2L into root over c square minus v square। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, which is equation number 2. This is your equation number 1 TL, and this is your equation number TT, where TL for longitudinal wave in this direction, or TL is for transverse wave which is in this direction। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर देखो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, दिस इज L नॉट D। आप ये इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसको और ये इक्वेशन को आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि TL इज ग्रेटर देन TT। ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर 2 इक्वेशन। Therefore the time difference is delta t is equal to बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा माइनस छोटा जब हमने इसको सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया v स्क्वायर एल बाई सी क्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, इसीलिए ये बेसिकली दिस इज योर पाथ डिफरेंस, क्योंकि हम टाइम डिफरेंस से पाथ निकाल रहे हैं, इसीलिए दिस इज योर पाथ डिफरेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी क्यूब है, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस।
अब हम रिजल्ट पे आते हैं। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू L इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सेम रिजल्ट है, L इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इफ apparatus is turned through 90 डिग्री। अब क्या किया था, अब माइकलसन मॉर्ले ने एक बार ये पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, apparatus को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। जब उन्होंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया और उसके बाद सेम प्रोसेस से, अगर आप चाहो, आपके पास टाइम है, आराम से आप घर में बैठो और apparatus को रोटेट करने के बाद पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करिए, जैसे अभी हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है। सेम प्रोसेस है आपको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने का, बट जब आप रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये पोर्शन जो है, जब आप रोटेट करोगे तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ऊपर को आ जाएगा और ये जो पोर्शन है ये आपका इधर को आ जाएगा। आप इमेजिन करो, ये रोटेट हो गया, रोटेट हुआ तो क्या हुआ, 90 डिग्री से रोटेट हुआ तो क्या हुआ, ये पोर्शन उठ के यहाँ चला आया, ये पोर्शन उठ के यहाँ चला आया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, यानी कि यहाँ पे सोर्स हो गया आपका। बताती हूँ, ये जब 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस पोर्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और टेलीस्कोप इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि टेलीस्कोप यहाँ हो जाएगा, सोर्स यहाँ हो जाएगा, मिरर आपका M1 जो है वो यहाँ हो जाएगा और M2 यहाँ हो जाएगा। आप उल्टा भी रोटेट कर सकते हैं, आप इस साइड भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री। आप किधर भी रोटेट करके आप पार्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, और आप जब पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो वो ये आएगा 2LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहले में जब हमने रोटेट नहीं किया था तो हमारे पास LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आया, और जब रोटेट किया तो हमने देखा कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस था वो 2LV स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो माइकलसन और मॉर्ले जो थे उन्होंने कैलकुलेट किया था, और थियोरेटिकली उन्होंने ये कैलकुलेट किया था, थियोरेटिकली उन्होंने ये सोचा था कि फ्रिंज जो है वो शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इज अबाउट 0.4, ठीक है। तो जब उन्होंने पार्ट डिफरेंस से कैलकुलेट किया फ्रिंज शिफ्ट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने देखा, ये आपका जो है ये बेसिकली थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, ये जो पार्ट डिफरेंस है वो थियोरेटिकल कैलकुलेशन। और उसके बाद जब इन्होंने वैल्यूज़ पुट करके जब उन्होंने देखा तो उनको ये लगा कि फ्रिंज विड्थ का शिफ्ट कितना आना चाहिए, 0.4। पर जब एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन लिया, तो उन्होंने ये देखा कि देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस। जो फ्रिंज उनको, जब उनका apparatus सीधा था तब जो फ्रिंज की पोजीशन थी, वही फ्रिंज की पोजीशन जब उन्होंने उसको 90 डिग्री टिल्ट किया, टर्न किया, तब भी उस फ्रिंज की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी और सेम फ्रिंज पोजीशन उन्हें मिला था। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम और दूसरे जगह पे करें, तो उन्होंने बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अलग अलग जगह लेके गए apparatus को उठा के और फिर वहाँ पे उन्होंने किया, बट नो चेंज इन रिजल्ट। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है जो फेल होके इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो फिजिसिस्ट के द्वारा किए गए और वो फेल हुए, बट माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो फेल होके पॉपुलर हुआ, ठीक है। बट नो चेंज इन रिजल्ट, यहाँ पे उन्होंने जितने बार भी किया उनको सेम रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट क्या था, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज, which suggests that one cannot detect the motion of the earth with respect to the ether। वो suggest ये कर रहे थे कि there is no ether, और
यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, कोई भी एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, और कोई ये नहीं कह सकता कि ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ का मोशन क्या होगा, और रिलेटिव मोशन हम फिक्स्ड रिलेटिव मोशन नहीं डिफाइन कर सकते। इसीलिए फिर वही चीज़ें, इसी वजह से ये जब फेलियर हुआ तभी आइंस्टीन ने 1905 में पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियोरी दिया, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, और उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यहाँ से शुरुआत किया इस माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट दिया कि ईथर कहीं भी नहीं है, और जो ईथर हाइपोथेसिस था, जो गैलीलियन ने ईथर हाइपोथेसिस दिया था, वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा था। आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क की बात करते हैं। आपका होमवर्क है पहला होमवर्क, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये फाइंड आउट करना है। दूसरा होमवर्क आपको है कि 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, 90 डिग्री रोटेट होने के बाद आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, एंड बुक पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट से माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और एक बार फिर से इसको पढ़ने से पहले डायग्राम एक बार और देख लीजिएगा। आपका होमवर्क इतना ही है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम से वो जितने भी मैंने कैलकुलेशन जंप किए हैं, स्टेप जंप किया है, वो सारा कैलकुलेशन आपको घर में रफ कॉपी पे करके देखना है। सेकेंड 90 डिग्री रोटेशन से, सेकेंड आपको 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद पाथ डिफरेंस निकालना है आफ्टर, और आपको बुक पढ़ना है। जितना अभी तक मैंने किया उस सबको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू and all the best.